26 अप्रैल 1944 की रात फ्रांस के अंधेरे आसमान में 21 वर्षीय पायलट ऑफिसर फ्रेड मिफलिन अपने लैंकेस्टर बॉम्बर के नियंत्रण में है। उनके साथ आज रात 200 से ज्यादा विमान जर्मनी के जरूरी ठिकानों को निशाना बनाने वाले हैं और जर्मन रेडार को पता है कि वो आ रहे हैं। एक खास BF-110 जिसकी बंदूकें ऊपर की ओर होती है, चुपके से एक अनजान लैंकेस्टर के नीचे आके गोली चलाता है। मिफलिन के विमान के कॉकपिट में क्रू बाईं ओर एक रोशनी देखता है और आग लगे लैंकेस्टर का अचूक रूप रात के आकाश को रोशन करता है। 7 लोगों का क्रू डर से देखता है जब उनमें से एक नीचे गिर जाता है। इस रात कई लैंकेस्टर इस तरह खो चुके हैं। लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए मिफ इंटरकॉम पर सभी को तैयार होने के लिए कहता है। तैयार हो जाओ दोस्तों, करीब आ रहे हैं। मिफ के पीछे पायलट इंजीनियर नॉर्मन जैक्सन बैठा है। जैक्सन को उठकर सीट को मोड़ना पड़ता है जब बॉम्ब एमर आगे बढ़कर अपनी पोजीशन में आता है। जैसे ही वो जर्मन कारखानों के करीब पहुंचते हैं, लैंकेस्टर हिल जाता है और अंधेरे में रोशनी फैल जाती है। विमान झटके खाता है और इंटरकॉम पर एक चीख सुनाई देती है। हम पर हमला हुआ है। पास में फ्लैग विस्फोट हुआ है और लैंकेस्टर के पंख को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मिफ शांत आवाज में बोलता है, चिंता मत करो, मैंने अभी भी इसे नियंत्रण में रखा है। 60 सेकेंड। पाथ फाइंडर द्वारा जमीन पर गिराई गई लपटें लक्ष्य को रोशन करती है। बॉम्ब एमर वो निशाना है, विमान तुम्हारा है। बॉम्ब एमर नजरों से देखता है और जैसे ही वो पहले गिराई गई लपटों के ऊपर आता है, बॉम्ब एमर छोड़ देता है। बॉम्ब गिरा दिया। वो कारखाने के ऊपर से गोले बारूद छोड़ता है। बमों की जमीन पर गिरते ही आग के गुबार उठते हैं। मिफ विमान का नियंत्रण वापस लाता है और घर के लिए मुड़ता है। वो अंधेरे में अकेले रहने की दुआ कर रहे हैं। अब ऊंचाई पर जर्मन रेडार आसानी से बड़े ब्रिटिश विमानों को पहचान लेता है और इस रात वो एक नाइट टेरर स्क्वाड्रन को निर्देशित कर रहे हैं। FW-190 जिन्हें बुचर बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, खास तौर से ये रात के शिकार के लिए तैयार किए गए हैं। जमीन से निर्देश मिलने पर एक FW-190 पायलट चांदनी में धीरे उड़ते ब्रिटिश विमानों को जल्दी से देख लेता है। शिकार के लिए एकदम सही रात है। लैंकेस्टर में रेडार है, लेकिन वह विमान के नीचे लटका हुआ है। ऊपर से FW-190 लगभग अदृश्य है। जर्मन पायलट नाक को धीरे से नीचे करता है और चांदनी में लैंकेस्टर को दूर से अपनी नजरों के सामने पाता है। अब तुम मेरे पास हो। वो 50 मीटर के भीतर पहुंचते हुए अपनी उंगली को रिलीज पर ले जाता है और ट्रिगर दबाकर पूरी ताकत से गोलियां छोड़ता है। तोप और मशीन गन की आवाजें गूंजती हैं और वो देखता है कि ट्रेसर्स बमबारी के पीछे से निकल रहे हैं। मुझे चोट लगी है। जर्मन 20 मिलीमीटर के गोले पूंछ में घुस गए हैं और टेल गनर नॉर्मन जॉनसन बुरी तरह से घायल हो गए हैं। लैंकेस्टर का बुर्ज बदले में फट जाता है, लेकिन जर्मन पायलट पीछे हट जाते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। ध्यान रखो दोस्तों, वो कहीं बाहर है। 195 की दिशा में फिर से देखता है और बॉम्बर्स के साथ धड़ को तोड़ता हुआ और दाहिने पंख से टकराता हुआ विस्फोट करता है। मिफ जानता है कि बिना टेल गनर के उसे और मेहनत करनी होगी अगर क्रू को इस मुश्किल से बाहर निकालना है। रुक जाओ दोस्तों। वो 190 को गिराने की कोशिश में एक बड़े बम वर्षक को गोता लगाने और हवा में कॉर्क की तरह पैंतरेबाजी करने के लिए मजबूर करता है। मिफलिन एक शानदार पायलट है, लेकिन 190 एक बेहतरीन मशीन है और अपनी ऊंची गति के कारण लैंकेस्टर के मुकाबले आसानी से चल सकती है। 190 उसका पीछा करते हुए विमान पर गोलियां बरसाता है। एक गोला कॉकपिट के पास टकराता है और बम के टुकड़े नॉर्मन जैक्सन की टांगों में बिखरते हैं। वो दर्द से कहराता है और देखता है कि कॉकपिट रोशन हो रहा है, क्योंकि इंजन के ठीक बगल वाले विंग में छेद से आग निकल रही है। हम जल रहे हैं। बचे हुए बुट से वो 190 पर फायर करता है, लेकिन फिर दुश्मन पायलट फिर से गायब हो जाता है और अंधेरे में खो जाता है। दुश्मन चला गया। ज्यादा देर तक नहीं। जैक्सन को चेक करो। जैक्सन देखता है कि विंग में कई तोपों के हमलों से आग फैल रही है। अगर ये ज्यादा देर तक जलती रही तो पंख टूट सकता है।
या फ्यूल टैंक फट सकता है। पर अपनी चोटों के बावजूद उसे एक बढ़िया विचार आता है। डॉक हिगिंस, इधर आओ। अपने पैर की चोट ना देखते हुए जैक्सन क्रू को बुलाता है और उन्हें अपने बहादुर प्लान बताता है। मैं बाहर जा सकता हूँ। कहाँ? बाहर। वो सोचता है कि विमान के बाहर निकलेगा, पंख के बाहर से रेंगता हुआ आग बुझाएगा, पर इसके लिए उन्हें उनका पैराशूट पकड़ना होगा। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लोग हैरान हैं, लेकिन जैक्सन गंभीर है। ये पक्की मौत है। जैक्सन अपनी पोजीशन सोचता है। वह शांति से तैयारी करता है और समझाता है, शायद मैं आग बुझा दूं। अगर मैं सफल हो गया तो तुम मुझे वापस खींच सकते हो, और अगर नहीं, और अगर मैं पंख से फिसल जाऊं तो पैराशूट जितना हो सके उतना बाहर खींच लेना। तुम्हें क्या लगता है मिफ? मिफलिन पूरी तरह हैरान है, लेकिन जैक्सन पहले ही अपनी चोटों की परवाह छोड़कर पैराशूट खोल रहा है। इसे सोचने का वक्त दिए बिना बमेमर और नाविक पैराशूट लाइन को पकड़ लेते हैं और जैक्सन हैच की ओर कदम बढ़ाता है। तैयार? तैयार। हैच हटाई जाती है और ठंडी हवा तुरंत लोगों को झंझोड़ देती है। भीषण हवा का शोर बॉम्बर में गूंजता है। मिफलिन गति को जितना हो सके उतना कम करता है, लेकिन वो अभी भी 180 मील प्रति घंटे की गति से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। बिना डरे जैक्सन बर्फीली हवा की धार में बाहर खिसकता है। क्या अपनी टीम को जिताने के लिए अनजान उतरने के लिए तैयार है? वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप लेजेंड एक विशाल मल्टीप्लेयर गेम के साथ बेहतरीन नौसैनिक युद्ध में शामिल हो। यह ऐतिहासिक नौसैनिक युद्ध का रोमांच सीधे आपकी कंसोल पर लाता है। 9v9 से अनोखे 4 टीम 3v3 मोड तक तीव्र पीवीपी बैटल्स में अपने विरोधियों को मात दें। 400 से अधिक जहाजों, 20 मैप्स और 8 मिलियन खिलाड़ियों के साथ आपको हमेशा कुछ नया मिलेगा। केवल पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के सम्मान में वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप लेजेंड पेश करता है वर्ल्ड वॉर 1 युद्ध पोतों का एक खास चुनाव। वह खास कीमतों पर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देखें। और आप खेल में नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें और आज ही ज्वाइन करें। नए खिलाड़ियों के लिए एक विशाल स्टार्टर पैक मिलेगा जिसमें अमेरिकी और जर्मन टियर 3 प्रीमियम जहाज शामिल होंगे। 7 दिनों का प्रीमियम अकाउंट, 5 कॉमन क्रेट और दर्जनों कैमोफ्लाज। आसमान में नॉर्मन जैक्सन को महसूस होता है कि हवा उसके शरीर से टकराकर उसे झंझोर रही है। वो एक एस्केप एक्स लिए हुए है और उसी विमान की बाहरी सतह पर गड़ाकर सहारा पाने के लिए फोड़ता है। जब वो अपनी जान की बाजी लगाए हुए वो क्रू कंपार्टमेंट से बाहर निकलता है, क्रू धीरे धीरे पैराशूट को बाहर खींचता है और जैक्सन पंख तक पहुंचने के लिए झुकता है जहां आग उसे रास्ता दिखाती है। बहुत प्रयास के साथ वह पंख के आगे वाले किनारे तक पहुंचता है। वो पंख के आगे वाले किनारे को पकड़ता है, हाथ और कुल्हाड़ी की मदद से आग की ओर बढ़ता है। जोश से भरा हुआ वह आग के करीब पहुंचता है। एक हाथ से वह एक्सटिंग्विशर निकालता है। जब जिस स्टील को पकड़े हुए है उसकी गर्मी उसके दस्तानों में चुभ रही है। वह एक्सटिंग्विशर को लेता है, नोजल को तोप के निशाने में डालता है और हैंडल को दबाता है। पंख के अंदर एक्सटिंग्विशर का पाउडर भर जाता है और हैरानी से लपटें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। वो कर रहा है, ये काम कर रहा है। गर्मी उसके हाथों को जला रही है, लेकिन वह लगा रहता है और धीरे धीरे लपटें कम होने लगती हैं जब तक कि पूरी तरह बुझ नहीं जाती। आग बुझ चुकी है। वह मुश्किल से यकीन कर पा रहा है वो घर लौटेगा और अपने परिवार को देखेगा। इस मिशन से कुछ घंटे पहले ही उसे बताया गया था कि उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन ऊपर कोई और भी देख रहा है कि लपटें बुझ गई हैं। वो फिर से नीचे आ रहा है। FW-190 का पायलट एक और बार गोलियों की बौछार करता है जो जैक्सन के पैर और दाहिने कंधे पर लगती है। वह अपने मास्क में दर्द से चिल्लाता है। ठीक उसी समय पर उसके नीचे का फ्यूल टैंक खुल जाता है। रात की हवा में ईंधन बहने लगता है और फिर चारों ओर आग का गोला फटता है। वह नीचे गिरता है और उसका शरीर हवा में झूलने लगता है। विमान के अंदर क्रू उसका वजन महसूस करता है जब पैराशूट की रस्सियां उनके हाथों में तन जाती हैं। वो पंख से गिर गया है, अब हम उसको कभी वापस नहीं ला पाएंगे। हमें उसे छोड़ना होगा। वो पैराशूट की रस्सियों को ढीला करते हैं और जैक्सन को छोड़ देते हैं और पैराशूट आग के गोले से टकराकर रात की हवा में जल उठता है। लैंकेस्टर हिलता है और तेजी से ऊंचाई खोने लगता है। मिफलिन नियंत्रण बनाए रखता है और विमान को सीधा रखने की कोशिश करता है, पर यह काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त है।
वह लैंकेस्टर को एक सुरक्षित ऊंचाई पर लाने में सफल हो जाता है और इंटरकॉम पर आता है। 7000 फीट नीचे जा रहे हैं, यहाँ से निकलो। क्रू जल्दी से एस्केप हैच की ओर भागते हैं। जॉनसन कूदने पर बच नहीं पाएगा। मैं समझ गया स्मिथ, बाहर कूदो। विमान के पीछे बेहद घायल टेल गनर को छोड़ने के लिए मजबूर होता है और वह बाकी क्रू के साथ बाहर कूदता है। वो एक पल के लिए ऐसे ही हैं जब तक उनका पैराशूट खुल नहीं जाता। दूरी पर जलते हुए लैंकेस्टर नियंत्रण खो देता है। मिफलिन टेल गनर नॉर्मन जॉनसन को नहीं छोड़ सकता। वो करीबी दोस्त हैं। जॉनसन की चोट इतनी गंभीर है कि वो कूदने पर भी नहीं बच पाएगा और मिफलिन विमान को क्रैश लैंड करने का फैसला लेता है। नॉर्मन, मैं प्लेन उतार रहा हूँ, तुम सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ, हम क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं, तुम सुन रहे हो? हाँ ठीक है। वो कोशिश सफल नहीं हुई और दोनों आदमियों ने अपनी जान गंवा दी। एक जलता हुआ पैराशूट रात के आसमान में घूम रहा है जिसमें नॉर्मन जैक्सन जुड़ा हुआ है। हैरानी से वह अभी भी जिंदा है। जमीन पास आती जा रही है जब तक जैक्सन जमीन से तेजी से टकराता है। उनके जलते हुए फ्लाइट सूट से अभी भी धुआं उठ रहा है। वो भयानक दर्द में है लेकिन जिंदा हैं। झाड़ियों ने उन्हें गिरने से रोका लेकिन फिर भी झटका इतना जोरदार था कि उनके दोनों टखने टूट गए। उनके हाथ पूरी तरह जल चुके हैं, उनके पैरों पर घाव है और उनके कंधे में एक गोली भी है। बचाओ! उन्हें चिकित्सा की बेहद जरूरत है। उसके बिना रात काटना मुश्किल है। वो एक फार्म हाउस देखता है। अपनी बची ताकत जुटाते हुए जैक्सन अपनी कोहनी और घुटने के बल पर फार्म हाउस की तरफ रेंगता है। जल्दी उन्हें बंदी बना लिया गया और एक जर्मन पीओडब्ल्यू कैंप भेजा गया जिसमें पकड़े गए सहयोगी मेडिकल स्टाफ द्वारा संचालित एक बड़ा अस्पताल था। जैक्सन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसके प्रभावित लैंकेस्टर के 5 बचे जीवित लोग 1945 में मुक्त होने तक कैंप में रहे। जैक्सन आखिरकार घर लौट पाए और अपने बेटे से मिले जो इस मिशन की रात पैदा हुआ था। उसी साल आखिरकार उन्हें इस मिशन के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये खबर सुन के उन्होंने सबसे पहले कहा, नॉर्मन सिरिल जैक्सन का 26 मार्च 1994 को शांति से निधन हुआ। इन मिशनों को रात में करना मुश्किल होता है लेकिन अमरीकी इसे दिन में कर रहे हैं। पता है क्या तुमने वो कहानी सुनी जिसमें सिर्फ एक B-17 वापस आया? आप यहाँ देख सकते हो।